Hello everyone, welcome back to Study to Inspire. I hope you all are doing well. So guys, as you know कि हम अपना आरआरबी का जो भी एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, उसके सिलेबस में जो भी कुछ टॉपिक मेरी तरफ से कराए जाने थे, उसकी लिए हम यहाँ पे प्रयासरत हैं। लेक्चर्स लेके आ रहे हैं और आप लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट जो उसमें से टॉपिक रहेगा सिलेबस का, दैट इज़ बेसिक बायोकेमिस्ट्री फॉर ऑप्टोमेट्री। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, पर अगर आपको कोई एडवाइस करनी है, जो भी आप चाहते हो कि इन फ्यूचर इस चैनल पे आए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो आप सजेस्ट कर सकते हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके सजेशंस बहुत अच्छे लगेंगे अगर ये इस चैनल की इम्प्रूवमेंट को लेके हैं, ठीक है। तो आई विल वेलकम दैट ऑल, जो भी आप चैनल की इम्प्रूवमेंट के लिए, वीडियो की इम्प्रूवमेंट के लिए बताओगे, ठीक है गाइस। तो जैसा भी हो, आप अगर कोई सजेशन रहे किसी तरह की, कोई भी कम्युनिकेशन मेरे से करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ ज़रूर करिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का रिप्लाई भी करूँ। और वीडियो को लाइक करना तो मैंडेटरी है अगर आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है और कंटिन्यूएशन आप चाहते हो तो। ये तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो अपना टॉपिक रहने वाला है कि हम टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री जो है वो एज अ हमें मेडिकोस तो पता होनी चाहिए, बेसिक क्या हमारी मॉलिक्यूल्स हैं सेल्स के, क्या फिनोमेना है, क्या प्रोसेस है, क्या बायोकेमिकल चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं, क्या प्रोसेसेस चल रहे हो, वो तो हम 11th-12th में हल्का फुल्का कवर करते हैं। लेकिन इन जनरल जब हम ऑप्टोमेट्री में जाते हैं तो ओवरऑल अलग से एक सेपरेट करके हम बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो हम जनरल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, बल्कि ऑप्टोमेट्री की बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जो कि मैंने फील किया अपने जो भी कोर्सेज थे उनके ड्यूरेशन में कि ये चीज़ नहीं कराई जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब हमारे इस तरह के प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, जब हमें सिलेबस में पूछ लिया जाता है कि बायोकेमिस्ट्री कवर करना है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल बायोकेमिस्ट्री करना है या फिर हमें ऑप्टोमेट्री की बायोकेमिस्ट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन आपके सिलेबस में देखने को मिलेगा वो जनरल बायोकेमिस्ट्री से नहीं मिलेगा, बल्कि ऑप्टोमेट्री से अलाइड रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री से मिलेगा। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा प्रीवियस लेक्चर से लंबा हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी रिदम को बना के रखोगे और लेक्चर को बीच में स्किप करके मत जाना। लेक्चर स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लेक्चर को देखना, ठीक है। और जहाँ पे भी जो भी पॉइंट यूनिक लगेगा, जो भी आपको नहीं पता है, जो भी आपने नया सुना, नई चीज़ देखी, प्लीज़ उसको नोट डाउन करिए और उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। ये आपके ब्रेन में चला गया, अब उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है। चलो, तो अब इतनी तो हमने बातें कर ली, थोड़ा सा माहौल सेट कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो एंड केमिस्ट्री, बायो यानी लाइफ, केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, तो द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, है ना। जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करने वाले हैं लाइफ की केमिस्ट्री के बारे में, कि हमारी क्या कुछ केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इन ऑप्टोमेट्री हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हेल्प करेगी हमें बायोकेमिस्ट्री चीज़ों को समझने में। तो देखिए, आई के स्ट्रक्चर्स में हम मेनली जो हमारा मेन पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, और यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। और कुछ बायो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन्हीं को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो देखिए, विजुअल प्रोसेसेस अगर हम इसमें बात करें तो फोटो ट्रांसडक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में भी आप अभी देखोगे, लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो हम इसकी बात भी करेंगे कि फोटो ट्रांसडक्शन क्या है और इसमें किस तरह के प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और ये क्या कुछ फिनोमेना इसका है। बहुत ईजी है, आप सब जानते हो, बस ये टर्म कुछ अलग दिख रहा है, तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आई डिजीजेस की बात करें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड कैटरैक्ट, दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्रिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं, तो इनको इन डिटेल हम इसमें कवर करेंगे, आज ही के लेक्चर में कवर करेंगे, कल पे हम कुछ भी नहीं डालने वाले, ठीक है। नाउ अब देखो क्या है इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। इनकी बात करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि हमारी आई में होता है प्रोटीन, जिसको आप भली भांति परिचित हैं कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है हमारे लेंस में, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। एंड लिपिड होती है दूसरी, प्रोटीन की बात कर ली पहली, लिपिड होगी दूसरी, एंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, देन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या है? आरएनए,
डीएनए, दो ही चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं। नाउ अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसमें हम बेसिकली डील करेंगे ग्लूकोज से। चलिए सबसे पहले तो देखिए बायोमोलिक्यूल हो गया, और यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द आई, क्या आई में उसकी इंपॉर्टेंस है, तो प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही बात करने वाले, तो सबसे पहले हमने प्रोटीन की बात करी। प्रोटीन जो हमारे क्रिस्टलाइन लेंस में प्रेजेंट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है मेंटेन द लेंस ट्रांसपेरेंसी। प्रोटीन क्या करता है, लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है, और पूरा जो लेंस का स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड लिपिड का क्या वर्क है, लिपिड है जो कि टीयर फिल्म लेयर, वहां पे हम पढ़ते हैं कि लिपिड लेयर हमें मिलती है, एंड मेड अप ऑफ टीयर फिल्म लेयर एंड सेल्स मेम्ब्रेन, जो भी सेल की मेम्ब्रेन है उनको फॉर्म करने में, और जो हमारी टीयर फिल्म की लेयर है उसको बनाने में लिपिड का रोल है। कार्बोहाइड्रेट का रोल आपको कहाँ मिलेगा, मेन एनर्जी सोर्स होगा वो कार्बोहाइड्रेट। एक्सेस एक्सक्यूजेस डायबिटिक आई डिजीजेस, ठीक है, एक्सेस हो जाता है, कॉज हो जाती है जब डायबिटिक आई हो जाती है, जब डायबिटिक पेशेंट हो जाता है तो उसकी आई में ये एक अमाउंट एक्सेस हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा मेन एनर्जी का सोर्स है, तो वहाँ पे एनर्जी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाउ न्यूक्लिक एसिड का रोल कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, हम जान रहे हैं आरएनए डीएनए हमारा जेनेटिक बेसिक जेनेटिक मटेरियल है। नाउ म्यूटेशन कॉजेज इनहेरेंट आई डिजीज, इसका काम होता है म्यूटेशन को कॉज कराना, और जो भी हमारी हेरिडिटरी आई की क्वालिटीज है, वेदर कोई डिजीज हो या फिर कोई गुड क्वालिटीज हो, उन सारी चीजों को क्या करना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसम्यूट करना, तो ये हमारे डीएनए और आरएनए का काम है। ठीक है, अब तो हमने मॉलिक्यूल्स की बात कर ली, वो बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करी है। अब जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी कि बायोमोलिक्यूल इन डिटेल। तो जो भी हमने अभी 3-4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया उनको इन डिटेल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है प्रोटीन की, प्रोटीन जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्या काम करेगा, स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। कहाँ पे, पहले तो बना कैसे होगा, तो हमारा प्रोटीन कैसे बना होता है, मेड ऑफ द अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स मिलके हमारे प्रोटीन को बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये 3 एमिनो एसिड हो गए और इसके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पूरा मिलके बनाएगा हमारा एक पूरा प्रोटीन। ठीक है, फोल्ड होते हैं इनटू स्पेसिफिक शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और इनका शेप अलग अलग होता है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है प्रोटीन्स का। अब हम बात करेंगे कि कितनी टाइप की प्रोटीन हमें देखने को मिलेगी हमारी आई में। तो सबसे पहले देखने को मिलेगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हमें कहाँ मिलेगी, क्रिस्टलाइन लेंस में मिलेगी। ठीक है, इसको हम लेंस प्रोटीन भी कहते हैं क्रिस्टलाइन को। फंक्शन की बात करें तो क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा लेंस की ट्रांसपेरेंसी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है क्रिस्टलाइन, वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को लेंस के मेंटेन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेंटेन करता है। अब हम दूसरा बात करेंगे फोटो रिसेप्टर्स। जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 तरह के फोटो रिसेप्टर हमें मिलेंगे, एक फोन में मिलेगा फोनॉप्सिन्स, और दूसरा है रोडोप्सिन्स। ये क्या है, फोटो रिसेप्टर्स प्रोटीन है, ये एक तरह के प्रोटीन है, इसको याद रखना है आपने। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, कैप्चर करना लाइट को और इनिशिएट करना विजन को। ये नहीं होंगे तो विजन, कितना भी कॉर्निया अच्छा रहे, कितना भी रेटिना अच्छा रहे, कुछ भी, अगर रेटिना में ये प्रेजेंट नहीं है, उसके स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रॉड एंड कोन्स चाहिए ही चाहिए विजन को इनिशिएट करने के लिए। तो ये हो गए हमारे फोटो रिसेप्टर्स प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन क्या होती हैं, वो होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड एल्डोज रिडक्टेज। तो ये जो दोनों हमारे एंजाइमेटिक प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में एंड जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म में। तो ये दोनों का रोल होता है हमारे इस फंक्शन में। नाउ अब हम बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन होता है, सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रीडोमिनेंटली एल्बुमिन। इसका जो काम होता है वो मेंटेन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें किसी भी चैनल को परफॉर्म करना है, किसी भी 2 चैनल है वहां पे, अगर मान लो कोई भी लिक्विड है उसको पास करना है, तो हमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। उसी प्रेशर को मेंटेन करने का हमारा काम, ट्रांसपोर्ट करने का हमारा काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है, ताकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर वे से मेंटेन रहे और ये जो फ्लो है 2 सेल्स के बीच, 2 चैनल्स के बीच, वो बना रहे। ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल इन द आई फ्लूइड, आई की जो फ्लूइड है उनके मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम एल्ब्यूमिन प्रोटीन करेगा। एंड जो इम्यून प्रोटीन है वो क्या करेगा, एंटीबायोटिक इन स्टीयर। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इम्यून प्रोटीन हमारा प्रेजेंट होता है एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में टीयर्स में।
टीयर्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉर्निया को फ्रॉम द इन्फेक्शन। हमारी आई को, कॉर्निया को, पार्ट्स को, जहां पे भी ये प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन सा प्रोटीन, इम्यून प्रोटीन, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में। कहाँ प्रेजेंट होगा, टीयर्स में प्रेजेंट होगा। आई होप ये चार्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलो फर्दर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको बता रखा है कुछ स्पेशल फोकस आपको क्रिस्टलाइन प्रोटीन के बारे में देना है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन हमें 3 मेजर टाइप्स के मिलेंगे। कौन कौन से, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है। कहाँ प्रोटीन होता है, लेंस में प्रेजेंट होता है। अल्फा क्रिस्टलाइन एक्ट एज अ मेजर मॉलिक्यूल चैपर वंस एंड प्रिवेंटिंग द प्रोटीन एग्रीगेशन। वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा प्रोटीन एग्रीगेशन को। एंड डैमेज टू क्रिस्टलाइन एग्रीगेशन एंड ओपेसिटी एंड कैटरैक्ट। देखो जब ये क्रिस्टलाइन डैमेज हो जाते हैं, जो ये हमारे अल्फा बीटा गामा क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, ये डैमेज होंगे तो ये एक जगह इकट्ठा होंगे और वही वाइट क्लाउडी ओपेसिटी में कन्वर्ट होते हैं, जो कि बाद में जाके क्या, कैटरैक्ट कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी प्रोटीन का। नाउ अब हम बात करेंगे लिपिड की। प्रोटीन की बात कर ली हमने। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारा, दैट इज लिपिड। अगर हम लिपिड के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो लिपिड हमारा बना हुआ होता है मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो हमारा लिपिड किससे बना है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना हुआ है। ये पोलर भी हो सकते हैं, पोलर होंगे उनमें हेड होगा एंड नॉन पोलर होंगे उनमें टेल होगी। एंड फॉर्म द मेम्ब्रेन, और ये क्या करते हैं, किसी भी सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। 2 टाइप के होते हैं और बने हुए होते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ लिपिड इन आई। हमारी आई में कितने टाइप की हमें लिपिड देखने को मिलती है। तो पहली होती है फॉस्फोलिपिड्स, जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ की सेल मेम्ब्रेन में, रेटिना की और कॉर्निया की। जो भी सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन में हमें फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना एंड फ्लूइडिटी को मैनेज करना एंड सिग्नलिंग को प्रोवाइड करना। कोई भी सिग्नल अगर ट्रांसमिट करना है तो वो हमारे फॉस्फोलिपिड करेंगे सेल मेम्ब्रेन पे बैठ के। ठीक है, अब दूसरा आता है कोलेस्ट्रॉल। ये हमें कहाँ मिलेगा, रेटिना पे मिलेगा एंड लेंस की मेम्ब्रेन पे मिलेगा। एंड ये क्या करेगा, हमारा मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। एंड जो हमारा स्फिग्नोलिपिड्स आते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी रेटिना में होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूरल मेम्ब्रेन्स पे। जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स होंगी वहां पर प्रेजेंट होंगे। इनका भी काम क्या होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन ये होता है। एंड ट्राइग्लिसराइड्स जो हमारे लिपिड होते हैं, ये मोमोमियम ग्लैंड के सिक्रीशन में हमें देखने को मिलेंगे और ये क्या करेंगे, लिपिड लेयर को फॉर्म करते हैं जो हमारी टीयर फिल्म होती है उनमें। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फर्स्ट वाला। फॉस्फोलिपिड्स कहाँ मिलेंगे एंड ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ मिलेंगे और क्या रोल है इनका, ये आपने याद रखना। ये बात कर ली हमने लिपिड की। अब हम स्पेशली बात करेगा टीयर फिल्म लिपिड लेयर की। तो देखो ये क्या करेगा, लिपिड क्या करती है, टीयर को इवोपोरेट होने से बचाती है। अगर लिपिड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो टीयर जल्दी इवोपोरेट होगा, ड्राई आई होगा पेशेंट को। एंड सिक्रेटेड बाय द मोमोमियम ग्लैंड। कहाँ से मोमोमियम ग्लैंड सिक्रेट करती है, ग्लैंड इन आईलिड। हमें पता है ये चीज़, हम बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड लिपिड इम्बैलेंस होगा तो ड्राई आई होगी, ये चीज़ हमने बताई। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे भी कवर करी है। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड जो मॉलिक्यूल है हमारा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, सिंपल सुगर्स हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज। अगर बात करें मोनोसेकेराइड में तो ग्लूकोज हो गया। एंड अगर कॉम्प्लेक्स में बात करें पॉलीसेकेराइड की तो लाइक ग्लाइको अमीनो ग्लाइकन्स। तो ये हमारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। अब हम इनका भी देखेंगे कि रोल क्या है हमारी आई में और ये हमें कहाँ मिलेंगे और फंक्शन क्या है। तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेंगे आपको। मेन एनर्जी सोर्स, हम जानते हैं कि ग्लूकोज क्या है, मेन एनर्जी सोर्स है। कहाँ पे एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, कॉर्निया में, रेटिना में एंड लेंस में। ये जो ग्लूकोज होता है उससे हमें एनर्जी मिलेगी। एंड पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में हमें कहाँ मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, दैट इज hyaluronic एसिड। ये क्या है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है और किस टाइप का है, पॉलीसेकेराइड है। ये आपको कहाँ मिलेगा, लुब्रिकेटेड आई में या फिर विट्रियस ह्यूमर या टीयर फिल्म में। ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं hyaluronic एसिड। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
नाउ अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन हमें कहाँ मिलेगा, टीयर की म्यूसिन्स में मिलेगा, मेंटेन करेगा टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमने बात कर ली कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की दो इंपॉर्टेंट पाथवेज हैं, ठीक है, जिसमें से कि एक ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, दूसरा है पालियोल पाथवे। तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है ये एनर्जी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो विदाउट ऑक्सीजन होती है, इंपॉर्टेंट फॉर द लेंस एंड कॉर्निया। जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर वे से नहीं मिल पा रही है वहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस को परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे हमें ब्लड की सप्लाई नहीं है वहाँ पे हम इस पाथवे के थ्रू एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारा प्लाइयोल पाथवे है यहाँ पे हमें जो मिलेगा इन डायबिटीज, जो डायबिटिक पेशेंट होंगे वहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्लूकोज मिल रहा है जो कि सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो फ्रक्टोज बन जाता है एंड वाया एल्डोज रिडक्टेज। ठीक है, यहाँ पे सॉर्बिटॉल अकोमोलेशन, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो ग्लूकोज उतना एनर्जी में तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा, तो वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉर्बिटॉल का अकोमोलेशन होने लगता है जिससे क्या क्रिएट होगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। अब हम किसी चीज़ को लेते जा रहे हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है उस बेसिस पे, तो वो क्या करेगा, ऑस्मोटिक स्ट्रेस को क्रिएट करेगा जिससे डायबिटिक अट्रैक्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक नई चीज़ हो सकती है आपके लिए, तो इसको आप नोट डाउन करोगे ना। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो हमारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं जिसमें हम आरएनए डीएनए की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या, सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस, इन तीनों से बना होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स और इनके पॉलीमर होते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। बात करें हम टू टाइप्स की होते हैं, डीएनए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब हम कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करते हैं, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं और एनए क्या करते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये हम बहुत बेसिक्स में पढ़ चुके हैं अपनी उसमें जनरल नॉट बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, डीएनए आरएनए, तो ये क्या करेगा, फिर से रिवाइज करिए, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए कैरी करता है, आरएनए करता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प। अब रोल की बात कर लेते हैं आई में, इन दोनों का क्या रोल है। तो डीएनए का क्या रोल है जी, डीएनए का रोल है गाइड करना सेल डेवलपमेंट को, कॉर्नियल जो सेल्स हैं, रेटिनल सेल्स हैं, उनका कैसा डेवलपमेंट होगा ये हमारा डीएनए क्या करेगा, गाइड करेगा। एमआरएनए क्या करेगा, आरएनए भी कई तरह के होते हैं जिसमें कि हम फर्स्ट एमआरएनए की बात कर रहे हैं। एमआरएनए कैरी करता है जेनेटिक कोड टू राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसके पास क्या है, वो चीट कोड है जिसके थ्रू हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब टीआरएनए और आरआरएनए का क्या काम है, असिस्ट करना प्रोटीन असेंबली को, जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसमें जो असेंबलिंग होगी उसको असिस्ट करना इसका काम है। एंड माइक्रोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसका एसेंशियल होता है वो रेटिनल एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। अब इतना डीप क्वेश्चन जाके नहीं पूछने वाला, अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब होगा और वो नहीं चाहता होगा कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करे, तब वो आपको इन सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली इन्हीं से क्वेश्चन बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाकी प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सारे सेक्शंस को आप अच्छे से करके जाओगे। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो मॉलिक्यूल हमने देखा और हमने उसका मेजर रोल देखा। कौन कौन से मॉलिक्यूल देखे, प्रोटीन देखी, उसका मेजर रोल क्या है, लेंस की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, जिसमें कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन की बात कर रहे हैं हम। लिपिड में हम फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इनका क्या है, मेम्ब्रेन के जो भी सेल मेम्ब्रेन है उनके स्ट्रक्चर्स को बनाना और टीयर फिल्म की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। दूसरा हमने कार्बोहाइड्रेट था जिसमें हमने ग्लूकोज और हाइलोरोनिक एसिड की बात की, जो कि काम, ग्लूकोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना एंड हाइड्रोरोनिक एसिड का काम है लुब्रिकेशन या हाइड्रेशन देना। ठीक है, हाइड्रेशन एच है ना दोनों में, तो इससे याद रखो हाइड्रोरोनिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रेशन देना, और हाइड्रेशन होगा तभी लुब्रिकेशन होगा, है ना। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डीएनए, आरएनए, सेल ग्रोथ एंड जेनेटिक कंट्रोल इनके हाथ में है। तो ये हमने अभी तक देखा। नाउ अब हम मूव करते हैं केमिकल प्रोसेसेस की तरफ। अभी हमने मॉलिक्यूल सारे डिस्कस कर लिए, उसमें आई में क्या क्या उनके कुछ मेजर फंक्शंस है वो डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आई जो की आई रिलेटेड बायोकेमिकल प्रोसेसेस को। तो देखो
ऑफ ग्लूकोज। अब हमें ग्लूकोज मिल गया, अब ग्लूकोज का कैसे मेटाबॉलिज्म होगा ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमें कवर करना होता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज का रोल क्या है इन आई में, वाइटल फॉर द रेटिनल सेल्स। जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो रेटिनल सेल्स के लिए वाइटल प्रोसेस है। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस मेजर इन कॉर्निया एंड लेंस। अब दो तरह के इनके भी साइकिल्स चलते हैं, एक एनारोबिक होता है एक एनारोबिक होता है, यानी जिसमें एक में ऑक्सीजन मिलेगा एक में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो यहाँ बात हो रही है कि जो कॉर्निया है और लेंस है यहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं है, तो यहाँ जो हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज होता है वो एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू होता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, फॉर द प्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक क्रिस्टलाइन लेंस। तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी कहाँ होगी, हमारे लेंस में होगी, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, फॉर द हेल्दी टीयर प्रोडक्शन। टीयर जहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को देखना पड़ेगा। एंड मोमोमियम ग्लैंड फंक्शन, यहाँ पे भी हमें लिपिड मेटाबॉलिज्म की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा, लीड टू कटरैक्ट, जहाँ पे भी कटरैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है और एंटीऑक्सीडेंट डिफिशिएंट इन वीक हैं, तो वहाँ पे मैकुलर डिजनरेशन है, वहाँ पे हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा। और कटरैक्ट हो रहा है तब भी हमें ये जो है केमिकल प्रोसेस देखने को मिलता है। अब ये केमिकल प्रोसेस भी हमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे इन आई, इसको बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखो ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमने बात की और इन्हीं तीन जो हमारे आई के पार्ट हैं उनमें ही डिस्कस करेंगे कि लेंस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कॉर्निया में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और रेटिना में कौन से बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इनको ही डिस्कस करेंगे। ये मेन कोर एरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ग्लाइकोलिसिस ये क्या होगा, एनाएरोबिक एंड एरोबिक। ये भी मैंने बात की कि दो तरह का होगा, एनाएरोबिक और एरोबिक। याद करो कुछ इस तरह के टर्म्स हमने पढ़े हैं अपनी बायोलॉजी में। नाउ अब हम बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड रिलीजिंग एटीपी। एनर्जीज बनेंगी, क्या होगा, ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और पायरुवेट से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी में एटीपी रिलीज होंगे और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एंड अगर विदाउट ऑक्सीजन होता है तो किस तरह की चीजें होंगी ये हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्निया में कैसे होगा ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस वाला। तो कॉर्निया में हमें ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो प्रोसेस होगी एनाएरोबिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है और लो ऑक्सीजन है, तो एनाएरोबिक करा दिया। लेंस में कैसे कराओगे, लेंस में भी एनाएरोबिक होगा क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई नहीं है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है ये इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई हमें देखने को नहीं मिलती। और रेटिना, रेटिना में क्या होगा, रेटिना में प्रॉपर ब्लड सप्लाई है तो यहाँ एरोबिक होगा, एनाएरोबिक नहीं होगा। अगर लो ऑक्सीजन हो जाता है इन केस कभी तो एनाएरोबिक हो सकता है, नहीं ज्यादातर केसेस में एरोबिक देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हाई ऑक्सीजन डिमांड होती है और फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ एनाएरोबिक हो रहा है और कहाँ एरोबिक हो रहा है। अब बेसिक स्टेप की बात करें तो देखो ग्लूकोज हमारा जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, देन पायरुवेट में कन्वर्ट होगा एंड प्रोड्यूस करेगा एटीपीज एंड पायरुवेट कन्वर्ट होगा लैक्टेट में अगर एनाएरोबिक कंडीशन है। तो अगर एरोबिक कंडीशन है तो पायरुवेट से सीधे एटीपी बन जाएगा, अगर नहीं है तो पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा, देन हमें एनर्जी मिलेगी एनाएरोबिक कंडीशन में। क्लिनिकल कनेक्शन क्या है इसका, क्लिनिकल कनेक्शन में मतलब क्या कि अगर हम बात करें डिजीजेस के सेक्शन में तो हमें ये कैसे हेल्प मिलेगा। देखो अकुमुलेशन ऑफ लैक्टेट इन कॉर्निया, अगर कॉर्निया में जो हमारा एनाएरोबिक प्रोसेस हो रहा है और वहां पे लैक्टेट का अकुमुलेशन हो रहा है यानी इकट्ठा हो रहा है लैक्टेट, तो हमारा कॉर्नियल इडिमा कॉज कर देता है इफ मेटाबॉलिज्म इज डिस्टर्ब्ड। और ये इकट्ठा कभी होगा, जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। अगर कॉर्निया में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, वहां का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ तो वहां पे पायरुवेट से एटीपी बनने की जगह पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा, जो लैक्टेट बनता भी है एनाएरोबिक प्रोसेस के थ्रू। तो वो लैक्टेट क्या होगा, वहां पे इकट्ठा होने लगेगा, जमा होने लगेगा, जो कि कॉज कर देगा क्या, कॉर्नियल इडिमा। तो कॉर्नियल इडिमा को कॉज कराने में किसका यहाँ पे रोल है, तो दैट इज लैक्टेट का, जो कि बनता है ग्लूकोज के एनाएरोबिक कंडीशन की वजह से। अब बात करेंगे हम पाइलोल पाथवे के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो अल्टरनेट पाथ व्हेन द ब्लड ग्लूकोज इज हाई, तो ये जब होता है तभी जब कोई पेशेंट डायबिटिक है और उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई है, तभी ये पाथवे काम करेगा, ठीक है। इस पाथवे के क्या स्टेप्स हैं,
यहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सॉर्बिटॉल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है आपसे। ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट होता है? सॉर्बिटॉल में, बाय द एंजाइम एल्डोज रिडक्टेज। कौन सा एंजाइम इसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है एल्डोज रिडक्टेज। तो अब हमारा सॉर्बिटॉल क्या है? अब सॉर्बिटॉल हमारा बनेगा फ्रक्टोज में टूटेगा बाय द सॉर्बिटॉल डीहाइड्रोजिनेज। ये नहीं याद करते हैं आप तब भी चलेगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट हो रहा है, देन सॉर्बिटॉल फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि सॉर्बिटॉल अकुमुलेशन इनसाइड लेंस। अब लेंस में क्या होगा? सॉर्बिटॉल का अकुमुलेशन होने लगेगा, रेटिना में होने लगेगा एंड नर्व सेल्स में होने लगेगा। अब सॉर्बिटॉल क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा वाटर को। सॉर्बिटॉल क्या करता है? पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑस्मोटिक स्वेलिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेंस के फाइबर डैमेज होंगे और देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनली कट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें कट्रैक्ट के चांसेस इसीलिए इंक्रीज हो जाते हैं। इन रेटिना, रेटिना में क्या करेगा? ये डैमेज करेगा कैपिलरीज को और यहाँ पे कर देगा डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अभी आपको ये पूरा पाथवे अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्यों डायबिटीज 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 चिल्लाते हैं कि ये आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए नुकसानदायक है क्योंकि इसने पूरा पाथवे ही बदल दिया। पूरी जो मेन मैकेनिज्म हमारे बॉडी की चल रही थी, हेल्दी जो पाथवे उसका चल रहा था, बायोकेमिकल प्रोसेस, उसको ही कन्वर्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपने नोट डाउन करना है और ये याद रखना है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। डिजीज हो गया, मैकेनिज्म हो गया, डायबिटिक कट्रैक्ट है तो हमें क्या मिलेगा? सॉर्बिटॉल का अकुमुलेशन मिलेगा लेंस में। डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो हमें क्या मिलेगा? कैपिलरी डैमेज होंगी एंड ग्लूकोज टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कहाँ? रेटिना में। ठीक है, अब आता है हम तीसरे पे। तीसरे में है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसको हम पीपीपी कहते हैं। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। यहाँ डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पीपीपी क्या है। आप 3-4 आपको ऑप्शन दे दिए और उसमें आपको बताना हो सकता है। इस तरह से बहुत ही सिंपल, अब ये चैप्टर कवर होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, साइड पाथवे फॉर द ग्लाइकोलिसिस। यही ग्लाइकोलिसिस जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, इसी का साइड पाथवे है। कौन सा? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसमें क्या प्रोड्यूस होगा जी? इसमें प्रोड्यूस होगा NADPH। ये क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिबोज शुगर, ये क्या है? फॉर द DNA RNA सिंथेसिस। तो राइबोज शुगर मिलेगा आपको एंड यहाँ पे NADPH मिलेगा, जो कि क्या करेगा? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का, जो हमें प्रोड्यूस हो रहे हैं इस पाथवे से, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? अब लेंस में अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है तो प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब अगर हमारी बॉडी में देखो खुद ही अपने आप को हील करने के मैकेनिज्म होते हैं, अगर हमारी बॉडी ये सेंस कर रही है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये पाथवे एक्टिवेट हो सकता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? NDPH प्रोड्यूस होगा, NADPH प्रोड्यूस होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमारी लेंस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कॉर्निया में कैसे ये हमारा हेल्प करेगा? टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी बाय कंट्रोलिंग द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स इकट्ठा होने लगते हैं हमारे बॉडी में, कॉर्निया में, तो जिससे उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? लूज होने लगती है। तो वहां पे अगर हमारी सेल को लगा, हमारी बॉडी को लगा कि फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं बॉडी में या कॉर्निया में, तो ये पाथवे एक्टिव हो सकता है हमारे जो लेंस है और कॉर्निया उसको सेव करने के लिए। अब जो हमारे NADPH है उसका यूज क्या है? तो ये रीजनरेटिंग है ग्लूकाथियोन्स एंड अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या है? एक तरह का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंड प्रिवेंटिव क्या है? ऑक्सीडेटिव डैमेज को, जितने भी हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज है, चाहे वो लेंस प्रोटीन का हो या मेम्ब्रेन का, उनसे क्या करता है? ये हमें प्रिवेंट करता है। तो एक तरह का क्या है? ये ग्लूकाथियोन जो होता है उसी की तरह ये क्या है? एक तरह का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब हम बात कर लें डिजीज की। तो डिजीज में आप देख रहे हो बायोकेमिकल डिफेक्ट। कट्रैक्ट में हमें क्या मिलता है? डिक्रीज कर देगा NDPH को एंड सेल ग्लूकोथियोन्स एंड प्रोटीन ऑक्सीडेशन। ये इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस साइकिल का। और एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है तो ऑक्सीडेटिव डैमेज इन रेटिना को क्या करेगा? डिफेक्ट करेगा, कम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल। इसको हम TCA साइकिल भी कहते हैं, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल भी कहते हैं। इसका क्या है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
अब इस साइकिल के एक्टिव होने पे हमारा जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा और यहाँ से हमें मैक्सिमम एटीपीज प्राप्त होते हैं। ठीक है, बात करें कि इसकी, तो रेटिना में अगर ये साइकिल चल रहा है तो हमारे जो फोटो रिसेप्टर है नीड यूज एनर्जी एटीपी फॉर द विजुअल ट्रांसडक्शन। कब चलेगा? जब हमारे फोटो रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत है विजुअल ट्रांसडक्शन के लिए, तो हमारे रेटिना में ये पाथवे चलता है। एंड रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम में एनर्जी फॉर मेंटेनिंग द फोटो रिसेप्टर हेल्थ, जो हमारी रॉड एंड कोन्स हैं उनकी एनर्जी को, उनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम ये साइकिल कहाँ चलाते हैं? जो हमारी आरपी लेयर होती है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर, वहां पे। नाउ अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड द माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन। इसमें हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एंड जो रेटिना हैज अ हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन एज पर ग्राम ऑफ एनी टिश्यू इन द बॉडी। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा कौन सा ऐसा पार्ट है पूरे बॉडी में, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आई में नहीं, पूरे बॉडी में जहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है, दैट इज रेटिना। पर ग्राम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्लिनिकल कनेक्शन की बात करें तो हमारे क्लिनिकल कनेक्शन क्या है इस साइकिल का? दैट इज हाइपोक्सिया। हम जानते हैं कि हाइपोक्सिया हम किसको कहते हैं? लो ऑक्सीजन कंडीशन को। और जब लो ऑक्सीजन कंडीशन होगी तो रेटिनल डैमेज ज़्यादा होगा और विजन लॉस भी ज़्यादा होगा इन अ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, और इसकी वजह से हमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन देखने को मिल सकता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो क्विक चार्ट में आप देखो, ग्लाइकोलिसिस पढ़ी हमने, पाथवे जिसमें हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, या तो एनाएरोबिक प्रोसेस से होगा या तो एरोबिक प्रोसेस से बनेगा, दोनों में एटीपी ही। एंड टिश्यू की बात करें तो कॉर्निया, लेंस और रेटिना तीनों में ग्लाइकोलिसिस होता है। एंड प्रॉब्लम क्या होगी? अगर कॉर्निया में सही तरीके से नहीं होता है तो कॉर्नियल एडिमा एंड हाइपोक्सिया जैसी लो कंडीशन में लो ऑक्सीजन ही डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब हम पाइलोल पाथवे की बात करें तो ये हमें मिलेगा, सॉर्बिटॉल बनाता है, प्रोड्यूस क्या होगा? लेंस में होगा ये, और रेटिना में 2 जगह बनेगा। और कैटरैक्ट और डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? पाइलोल पाथवे एंड सॉर्बिटॉल। तो ये आपने याद रखना है। एंड जो हमारा पेंटोस फॉस्फेट पाथवे था, इसमें क्या बन रहा था? एंटीऑक्सीडेंट NADPH एंड राइबोज बन रहा था, जो कि लेंस और कॉर्निया में बन रहा था। एंड कैटरैक्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज से हमें बचाने की कोशिश करेगा। क्रेब्स साइकिल्स कहाँ चलेंगी? ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए चलेंगी और एरोबिक होंगी। इसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी और रेटिना में ये होंगी। और विजन लॉस इफ हाइपोक्सिया, अगर लो ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है पेशेंट को तो विजन लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे फोटो रिसेप्टर है वहाँ उसकी हेल्थ नहीं मेंटेन हो पाएगी और ये साइकिल नहीं चल पाएगी। अब समरी पॉइंट की बात करें तो समरी हमारी क्या है कि लेंस एंड कॉर्निया मेनली यूज एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये याद रखना है आपने, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है और हमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। वहाँ पे किसी तरह का ब्लड वेसल्स हम वहाँ नहीं अफोर्ड कर सकते। यहाँ पे हम क्या चलाएंगे? एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। रेटिना क्या करेगी? एरोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनाएगी अपना एनर्जी, नीड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। रेटिना को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है पूरी बॉडी में। ठीक है, इन द डायबिटिक पेशेंट पैलोल पाथवे चल रही है और बिकम कर रही है ओवर रिएक्टिव आई डैमेज, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? ओवर रिएक्टिव आई डैमेज देखने को मिलते हैं। और जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दैट इज NADPH एंड ग्लूकोथियोन्स, आर इसेंशियल फॉर द लेंस एंड कॉर्नियल प्रोटेक्शन। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इसेंशियल हो जाती हैं कॉर्नियल प्रोटेक्शन के लिए। अब स्पेशल फोकस आपको विजुअल बायोकेमिस्ट्री पे देना है। ये हमारा प्रोसेस वाला जो बायोकेमिकल प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विजुअल बायोकेमिस्ट्री की। ये क्या है? तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपने देखा था फोटो ट्रांसडक्शन। फोटो ट्रांसडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन रेटिना, जो कि हमारी आई क्या करती है? लाइट का कन्वर्जन करेगी और फिर वो रेटिना के थ्रू क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजती है ब्रेन में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम फोटो ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब से इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। की मॉलिक्यूल्स की बात करें तो रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड विटामिन ए, 3 हमारे पास की मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। रोडोप्सिन कहाँ मिलती है? रॉड में मिलती है, लो लाइट में इसकी जरूरत पड़ती है। कोन्स कहाँ आयोडोप्सिन कहाँ मिलेगी? कोन्स में मिलेगी और कलर विजन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और विटामिन ए क्या है? रेटिनल इसेंशियल विजुअल पिगमेंट रीजनरेशन है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें इन सारी चीज़ों को रीजनरेट करने के लिए।
साइकिल कैसी चलती है, तो लाइट हिट होती है, ठीक है, आई बॉल में क्या हुई, लाइट हिट हुई, ठीक, चलो हिट कर लो, लाइट हिट होती है, रोडोप्सिन चेंज शेप, जो रोडोप्सिन होती हैं अपनी शेप को चेंज करती हैं और वो सिग्नल को भेजती हैं ब्रेन को, जिससे हमारा ब्रेन क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। अब क्लिनिकल कनेक्शन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो कटरैक्ट अगर होता है तो बायोकेमिकल बेसिक्स हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन एंड एग्रीगेशन इन द लेंस। प्रोटीन क्या होगी, कटरैक्ट के कंडीशन में क्या होती है, प्रोटीन एग्रीगेट होने लगती है एक ही जगह पे। डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में हाई ग्लूकोज होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा और ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी। ड्राई आई में हमें क्या होगा, ड्राई आई में डिसफंक्शन हो जाएगी लिपिड लेयर की, टेयर फिल्म की। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे रोडोप्सिन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं रोडोप्सिन, जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से विटामिन हैं फॉर द आई हेल्थ। तो विटामिन ए को आपने याद रखना है रेटिनल फंक्शन के लिए, रोडोप्सिन के लिए, ये आप याद रखेंगे। विटामिन सी याद रखेंगे, ऑक्सीडेंट फॉर द लेंस एंड एक्वस ह्यूमर, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है विटामिन सी हमारा। विटामिन ई जो हमारी आंखों के लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीडेटिव डैमेज को, जितने भी तरह के ऑक्सीडेटिव डैमेज है उससे हमारा विटामिन ई हमारे आई को प्रिवेंट करता है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन स्पेशली B1 जिसको हम थायामीन कहते हैं, डिफिशियंसी कॉजेज ऑप्टिक न्यूरोपैथी, अगर इसकी डिफिशियंसीज हो गई बी की तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये जो है विटामिन ए ही ज़्यादातर लोगों को पता होता है, तो आज से विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 जिसको हम थायामीन कहते हैं, वो भी आपको उसका भी फंक्शन हमारे आई में क्या है, उसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था गाइस, ठीक है, टिल देन अब इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।